नमस्कार। कार्यक्रम जीवन शैली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम में जीवन शैली से जुड़े विषयों पर बातचीत करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से पर प्रभाव डालते हैं और हमें कुछ करने की प्रेरणा भी देते हैं। आज हम अपने इस कार्यक्रम में एक खास विषय को शामिल कर रहे हैं, साहसिक पर्यटन व चुनौतियाँ। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अविजित जमलोकी जी, जो कि ट्रेनिंग एक्सपर्ट हैं, ट्रैकिंग विशेषज्ञ हैं और काफ़ी लंबे समय से टूरिज्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आज के हमारे दूसरे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार श्री भूपत सिंह बिष्ट जी हैं। बिष्ट जी का जो लंबा अनुभव है वो हर क्षेत्र में है, हर विषय पर उनकी काफ़ी गंभीर पकड़ है। आप दोनों ही का मैं दूरदर्शन उत्तराखंड के इस स्टूडियो में हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आज का जो हमारा ये विषय है इस कार्यक्रम में, ये साहसिक पर्यटन व चुनौतियों पर आधारित विषय है। पर्यटन शब्द से हम सभी भलीभांति परिचित हैं, लेकिन आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे पर्यटन क्या है और इससे जुड़ा हुआ जो ये साहसिक पर्यटन है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पर्यटन जो है, अगर हम पीछे इतिहास में जाएं तो हम देखते हैं कि ये यात्रा से जुड़ा हुआ है। पहले हम लोग अपने व्यवसाय के लिए, अपने आमदनी के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते थे, एक शहर से दूसरे शहर में जाते थे, फिर एक देश से दूसरे देश में जाना आना शुरू हुआ। और इतिहास में जो है चीन से भी हमारे यहाँ जो है यात्री आए हैं। तो वो सब जो यात्राएं हैं वो पर्यटन का ही एक रूप रही हैं। और जब अब आज के उससे जोड़ें, हम आज के संदर्भ में इसको जोड़ें, तो साहसिक पर्यटन और उस पर्यटन में ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि लगभग 65% हमारी जो टूरिज़्म की जो एक्टिविटी है वो साहसिक पर्यटन ही है। क्योंकि आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएंगे, एक शहर से, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में आएंगे, तो ये एक जोखिम, रोमांच के लिए आप ये यात्रा कर रहे हैं जी। मैं यहाँ इसका आगे भी हम बात को और विस्तार से चर्चा करेंगे जी। मैं यहाँ एक बात करना चाहता हूँ कि जो ये पर्यटन है, एक ये ऐसी अभिरुचि है, ऐसी एक हॉबी है जो हमारे जीवन में उत्साह भरती है। जो हमारी जो दिनचर्या है, हमारे जीवन, आज की जो जीवन शैली है, उसमें हमें उत्साह, उमंग की ज़रूरत है। तो ये उमंग हमें जो है पर्यटन से मिलता है। और अगर हम इसमें साहसिक या रोमांचक पर्यटन की बात करें तो ये जो हमारी पृथ्वी पे जो ज़मीन है, हवा, वायु है और पानी है, तीनों में ये जो है हमारा साहसिक पर्यटन आता है। जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि लगभग हमारा जो पर्यटन है उसका 65% आज हम जो है, आज की परिभाषा के हिसाब से हम उसको साहसिक पर्यटन में जोड़ सकते हैं जी। तो मोटे मोटे तौर पे साहसिक पर्यटन दो रूप में हो गया कि एक जो है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो एक सॉफ्ट एडवेंचर है, एक में जो है हार्ड एडवेंचर हो गया, जिसमें स्किल की ज़रूरत है, जिसमें गाइड आपके साथ होना चाहिए। सॉफ्ट एडवेंचर ये हो गया कि आप जो है अपने आप अकेले भी इसको जो है अपने छोटे ग्रुप में बिना किसी ज़्यादा जानकारी के आप इसको संपन्न कर सकते हैं। वो ट्रैकिंग का पार्ट हो सकता है, वो माउंटेन बाइकिंग का पार्ट हो सकता है, वो पैरासेलिंग हो सकती है, वो मोटर ग्लाइडिंग हो सकता है, जो भी है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। और ये हवा में साहसिक पर्यटन है, ज़मीन में साहसिक पर्यटन है, और जो है पानी में साहसिक पर्यटन है जो है। और अगर हम अपने प्रदेश की बात करेंगे, उत्तराखंड, तो हम धीरे धीरे जो है इस साहसिक पर्यटन को लेकर या पर्यटन पे जो है हम अपनी छवि बना रहे हैं। बिल्कुल। और अगर हम आंकड़े की बात करें तो भारत जो है विश्व जीडीपी में 10वें स्थान पे है पर्यटन को लेकर के। और हम लगभग जो है पिछले आंकड़ों के हिसाब से जो हमारा जो है पर्यटन को हम एक बहुत विस्तार दे रहे हैं अपने जीडीपी बढ़ाने के लिए। तो उसके लिए बाकायदा नीतियाँ बनी हैं और जो है वो सब इसको बढ़ावा देने के लिए हो रहा है। और मैंने अभी पहले भी कहा कि जो युवा है उनको जो है इस पर्यटन से जो है, साहसिक पर्यटन से जो है तनाव से मुक्ति मिलती है। बिल्कुल। और जो उनका डिप्रेशन का और उसका जो ये मानसिक उसमें है, ये उपचार के लिए एक बहुत अच्छी थेरेपी है। मानसिक विकार भी काफ़ी हद तक इससे बिल्कुल है। इसमें जो जीवन शैली के लिए हमें टूरिज्म को अपनाना ही पड़ेगा। जो हम लोग बहुत व्यस्त दौर में है तो उसमें हम जो है इसमें जा सकते हैं। और आगे अभी जो है इसके विस्तार में हम चर्चा कर सकते हैं कि क्या क्या इसमें
और विधाएं हैं जो साहसिक पर्यटन से जुड़ी हुई हैं करके। अभिजीत जमलोकी जी हमारे साथ में है। अभिजीत, आप तो इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एडवेंचर टूरिज्म आपका क्षेत्र है, तो आपके शब्दों में हम जानना चाहेंगे साहसिक पर्यटन को, और हमारे दर्शक भी काफ़ी उत्सुक होंगे क्योंकि आप यहाँ पर हैं, तो हमें बताएं साहसिक पर्यटन क्या है। देखिए, साहसिक पर्यटन या एडवेंचर टूरिज्म की हम जो बात कर रहे हैं, ये पिछले 4-5 सालों से बहुत ज़्यादा बढ़ा है भारत में या हमारे प्रदेश में। और उत्तराखंड तो एडवेंचर टूरिज्म के लिए एक तरीके से आप लगा दीजिए देश में एक जैसे एजुकेशनल हब होता है, तो ये एडवेंचर हब है। एडवेंचर टूरिज्म एक छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। जैसे सर ने कहा, ये तीनों चीज़ों में होता है, धरती में हो रहा है, वायु में, जल में, अलग अलग तरीके से होता है। बट इसमें जो भूमि पे जो एडवेंचर टूरिज्म हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर ट्रैकिंग है। ट्रैकिंग पिछले 3-4 साल में उत्तराखंड में अराउंड 100 to 200% ज़्यादा बढ़ी है। इसमें काफ़ी ट्रैक्स बहुत पॉपुलर हुए। जैसे अभी इंडिया का सबसे पॉपुलर ट्रैक ही हुआ करता था रूपकुंड, तो रूपकुंड श्रीनंदा राजा यात्रा के बाद से और पॉपुलर होना शुरू हुआ। उसके बाद और भी जैसे आपके एडवेंचर टूरिज्म, हमारा ऋषिकेश है, राफ्टिंग का हब है पूरे इंडिया का। वाइट वाटर राफ्टिंग अगर एशिया में सबसे अच्छी कहीं होती है तो वो ऋषिकेश है। उसके बाद आपका जिप लाइनिंग शुरू हो रहे हैं। अभी हमने पैराग्लाइडिंग शुरू करना चालू किया है, भीमताल में हो रहा है या देहरादून में कई जगह पे हो रहा है। माउंटेन बाइकिंग अभी काफ़ी रेसेस होती हैं, तो ये सारे एडवेंचर टूरिज्म है। और जो यूथ है अभी ये इसमें ज़्यादा झुकाव महसूस कर रहा है। एडवेंचर टूरिज्म बहुत ज़रूरी भी है। इसमें देखो फिजिकल भी होता है और मेंटल हेल्थ की भी एक अद्भुत समावेश है एक तरीके से आप ये देखेंगे तो, क्योंकि फिजिकली भी आपको ज़रूरत है आपकी बॉडी को फिट रखने की उसमें। अगर आप एकदम 4 दीवारों में रहोगे तो आपका ना बॉडी का विकास है ना मानसिक विकास है। मानसिक विकास के लिए आप बाहर जाएंगे, जब एक सेंस ऑफ पीस जो होता है वो आप पहाड़ों में जब ट्रैकिंग कर रहे हैं उस समय पे ना फ़ोन बज रहा है, ना कोई सिग्नल आ रहा है, ना कोई फालतू का आपके डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो वो आप अपने खुद से भी कनेक्ट कर सकते हैं, नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो एक आपका एक तरीके से जो मेंटल और फिजिकल चीज़ है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो एडवेंचर टूरिज्म उसमें भी बड़ा लाभदायक है। और अभी लोग इसको अडेप्ट भी कर रहे हैं। कई स्कूल्स भी इसमें आपके समर कैंप्स में बच्चों को भेज रहे हैं, जो कि पहले वेस्ट में होता था, अभी इंडिया उसको अडेप्ट कर रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि इससे आगे चल के आप सिर्फ नॉर्मल इसको फिजिकल उसमें मत देखिए आप, जैसे सर ने बोला कि डिप्रेशन दूर होता है, बहुत चीज़ें हैं, तो एडवेंचर टूरिज्म उस सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है और ये जीवन शैली में आना चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि हमारे एजुकेशन में भी आउटडोर लर्निंग शुरू होनी चाहिए, क्योंकि आउटडोर अगर आप बचपन से इसको सीखना शुरू करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है और रोमांच तो है ही इसमें। जी सर, मैं समझता हूँ कि जैसा कि हमारा हिमालयी प्रदेश और देश के जितने भी हिमालयी प्रदेश हैं, तो वहाँ के जो लोग रहते हैं निश्चित रूप से उनके जीवन में साहसिक गतिविधियाँ तो जुड़ी हुई रहती ही हैं। और आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और समाज के हर विषय पर आप एक पकड़ भी रखते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन की, हम अपने प्रदेश की बात कर रहे हैं, क्या संभावनाएँ आपको नज़र आती हैं एडवेंचर टूरिज्म की? विश्वनाथ जी, आपको जानकर खुशी होगी जी कि 70 साल पहले मई के महीने में जी एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे ने जो है एवरेस्ट पे विजय हासिल की। पहले पर्वतारोही थे और पर्वतारोहण जो माउंटेनियरिंग का जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है लगभग 1950 के बाद काफ़ी सक्रिय हुआ। और हमारे उत्तराखंड को नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग हमारे पास में है, जहाँ पे हम इसके जो है बेसिक कोर्स और एडवांस कोर्स और रेस्क्यू कोर्स की ट्रेनिंग देते हैं, स्कीइंग की भी देते हैं। तो जो हिमालय की बात आपने की, हम लोग जो है मध्य हिमालय में हैं, तो अरुणाचल से लेकर के जम्मू कश्मीर तक का जो हिमालय है वो लगभग 70% जो है एडवेंचर टूरिज्म के लिए उपलब्ध है। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं बिल्कुल कि हमारा राज्य बनने के बाद जो है हम इसमें पर्वतारोहण पे और रॉक क्लाइंबिंग पे, स्कीइंग पे, जो है बर्फ़ का जो खेल होता है एडवेंचर स्पोर्ट्स में, हमारे पास ये सब उपलब्ध है और इसको हम बहुत तेज़ी से विकसित करते जा रहे हैं। इसमें भारत सरकार की योजनाएं हमारे अनुरूप हैं और जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है या हमारे औली में जो हम स्कीइंग की जो प्रतियोगिता कराते हैं, ये पूरे देश विदेश का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो ये जो हिमालय के उसमें हम धनी हैं, क्योंकि जो पहाड़ है ये उत्तराखंड के दूसरे राज्यों में नहीं है, जो हिमालय राज्यों तक ही सीमित है। तो जो ये पर्यटन में विदेशी, इसमें जो है हमें विदेशी मुद्रा का लाभ होता है और जो ये पर्यटन है इसमें जो पर्यटक इसमें आएगा तो उससे जो आय होनी है वो आप निश्चित मानिए कि उसमें जो हमारा आम जनजीवन है, जो लोक जीवन है, वो उसको लाभान्वित होता है। और वो जब आते हैं तो लोक संस्कृति के साथ उनका परिचय होता है। तो जो ये आपस में जो एक
विचारों का जो आदान प्रदान होता है, तो उससे जो है हमारी जीवन शैली में निश्चित रूप से परिवर्तन आते हैं। हमारे लोग जो हैं उनके जीवन शैली को समझते हैं, उनके देश के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में समझते हैं, हमारा आना जाना उनके साथ में शुरू होता है। तो पर्यटन एक बहुआयामी, एक खाली स्पोर्ट्स खेल के रूप में ही नहीं है, बल्कि हमारी जीवन शैली के रूप में है। और हिमालय के साथ साथ जो है भारत में जो है लगभग 70,000 किलोमीटर का जो समुद्र का दायरा है वो जल पानी के एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए उपलब्ध है। हवा में जो है आपकी जो स्की डाइविंग होती है, आपकी जो पैरासेलिंग वगैरह मशीन से हम लोग करते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं, जो हवा के जो स्पोर्ट्स हैं वो उसके लिए भी हम लोग उत्तराखंड जो है वो अच्छी तैयारी में हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आप बता रहे थे सतपुली के पास में जो है अभी हमने शुरू किया, उसको एक बड़े पैमाने पे उसको खड़ा कर रहे हैं जी। और धीरे धीरे हमारा जो टारगेट है वो हिमाचल के समकक्षी है कि जिस हिसाब से पर्यटन में उन्होंने आगे को अपने को बढ़ाया है, हम लोग भी उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ भी रहे हैं। जहाँ तक पानी वाटर राफ्टिंग की बात हो रही है, उसमें जो है आप ये देखेंगे कि हर शनिवार इतवार को हमारे ऋषिकेश के आसपास गंगा के ऊपर जो है एक बड़ा जूम जो है उसके लिए वो ये साहसिक पर्यटन का ही पार्ट है। गंगा में वैसे आप कल्पना नहीं कर सकते कि कोई गंगा में नहाने चले जाए या कुछ है, लेकिन राफ्टिंग है, कैनोइंग है, जो ये वाटर के स्पोर्ट्स हैं। और भारत में जो एडवेंचर स्पोर्ट्स जो हमने अभी शुरू में कहा कि जो हार्ड जो एडवेंचर है उसमें आपको एक गाइड की ज़रूरत है। बिल्कुल, आपको आपका स्किल डेवलप करना पड़ेगा। तो भारत में जो है नेशनल बोर्ड ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स का गठन है, जिसके जो हमारे जो पर्यटन सेक्रेटरी होते हैं भारत सरकार के, वो उसके अध्यक्ष होते हैं। वो लोग ये पाठ्यक्रम बना के ये ट्रैकिंग से रिलेटेड, माउंटेनिंग से रिलेटेड जितने भी एडवेंचर के हमारे जो स्थलीय हैं उसके बारे में वो पाठ्यक्रम बने हैं, उसमें वो ट्रेनिंग देते हैं। बिल्कुल, ताकि उसको लेकर के आप अपनी एजेंसी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि भारत की जो पर्यटन नीति है उसमें ये सब तय है कि उसमें केंद्र सरकार के संस्थान होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के संस्थान होंगे, प्राइवेट सेक्टर के संस्थान होंगे और लोकल जो कम्युनिटी है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी। बिल्कुल, तब उसका जो है विस्तार जो है उसमें आएगा। और ये अभिजीत जी तो मेरे ख्याल एजेंसी अपनी चलाते हैं और उनको वो सीधा लाभ साहसिक पर्यटन का मिल रहा है, और वो मुझे लगता है कि और अच्छा अपने पर्सनल उसको बता पाएंगे कि क्या है। और आपने बहुत अच्छे ढंग से इसे जीवन शैली से जोड़ा, और तभी हमारा ये मकसद ही है कि हम अपने इस कार्यक्रम में खासतौर से साहसिक पर्यटन को, इस विषय को शामिल करें। अभिजीत, आप ट्रैकिंग एक्सपर्ट, बार बार मेरे मुंह से ट्रेनिंग एक्सपर्ट भी निकल रहा है क्योंकि ट्रेनिंग तो आप देते ही हैं। ट्रैकिंग एक्सपर्ट हैं और एडवेंचर टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले, क्योंकि बहुत कम आयु भी है आपकी, तो आप इस क्षेत्र की ओर किस तरह से आपको प्रेरणा हुई कि आप इस क्षेत्र में जाएं और साहसिक पर्यटन को आपने अपना कार्य क्षेत्र के रूप में आपने चुना है इस विषय को? जी, तो मेरी बचपन की स्कूलिंग तो मैं केदारनाथ घाटी से ही हूँ, वहीं भी। उसके बाद मैं आर्मी स्कूल चले गया था लैंसडाउन में, तो वहाँ थोड़ा सा स्पोर्ट में ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो उसमें झुकाव बढ़ गया। फिर स्पोर्ट्स पर्सन मैं बचपन से था। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने गया, तो उसमें बीच में दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पे चल देते थे। वहाँ से एक थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि अच्छा, इस चीज़ में मेरा झुकाव ज़्यादा है, बट वो बीच में छोड़ नहीं सकता था। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने 1 साल ड्रॉप लिया था। उस समय पे मैं एक्सप्लोर कर रहा था अपने उत्तराखंड में ही, क्योंकि हमारे प्रदेश में इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। कभी कुंवारी पास चले गए, कभी वसुधारा बद्रीनाथ के आगे चले गए। जैसे सर ने बताया, पर्यटन सिर्फ आप यात्रा तक सीमित नहीं रहा। बिल्कुल, जब जैसे आप श्री बद्रीनाथ यात्रा पे जा रहे हैं तो आप कुछ दिन और निकालें, आप आगे वसुधारा ट्रैक पे चलते हैं या सतोपन ट्रैक पे चलते हैं, या आप श्री केदारनाथ जाते हैं तो वासुकी ताल चलते हैं, तो वहाँ पे भी आपकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो वो मैं करना शुरू किया। उसके बाद किसी ने बताया कि इसके बारे में पढ़ाई भी होती है, जो मुझे उस समय पे नहीं पता था। तो फिर उसके बाद मैं एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल है, इसके कुछ 5 ब्रांचेस हैं पूरे भारत में, तो मैं दिल्ली वाली जो ब्रांच थी उसमें चले गया। वहाँ से मैंने MBA टूरिज्म किया। उसके बाद मैंने अभिमा से एक एडवेंचर कोर्स किया जो अटल बिहारी इंस्टीट्यूट है मनाली में। ऐसे काफ़ी इंस्टीट्यूट हमारे देश में हैं, जैसे हमारे उत्तराखंड में ही नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग है जो उत्तरकाशी में है, फिर अभिमास है जो मनाली में है, फिर JIM है जो कश्मीर में है, फिर अभी एक नया इंस्टीट्यूट खुला है निमास जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो नॉर्थ ईस्ट जो हमारे भाई लोग हैं उनके लिए भी बहुत आसान हो गया, नहीं तो उनको बहुत दूर आना पड़ता था, उत्तराखंड या हिमाचल। अभी उनके यहाँ पे भी एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट है, सिक्किम में एक इंस्टीट्यूट है। तो धीरे धीरे ये डेवलपमेंट हो रहा है और एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी कुछ समय पहले ही हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ही एक अच्छा इनिशिएटिव चालू किया, जिसमें उन्होंने ट्रैक ऑफ द ईयर इनिशिएटिव चालू किया। कुछ समय पहले जो दूरस्थ क्षेत्र है हमारे, जैसे सांकरी है, वो तो एक ट्रैकिंग हब है, बट वहाँ पे भी जखोल रीजन में एक देवक्यारा करके ट्रैक था, बहुत सुंदर ट्रैक था, उसको ट्रैक ऑफ द ईयर बनाया। पिछले साल का ट्रैक ऑफ द ईयर बागची बुग्याल में था। तो बुग्याल से संबंधित, क्योंकि उत्तराखंड में एशिया के सबसे बड़े बुग्याल हैं,
बेदनी आली तो सबको पता है, ऐसे कई बुग्याल है, गौरसो है आपका, जैसे आपका देव क्यारा हो गया या बागची बुग्याल हो गया। तो ये धीरे धीरे इसकी संभावना अब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो मेरा झुकाव उसमें ऐसे ही आया कि फिर मैंने वो पढ़ाई किया, उसके बाद इसमें मज़ा आने लगा, तो रोमांच तो होता ही है। फिर वही है, जब आप करते हो, देखो मॉनेटरी स्टेबलाइजेशन भी चाहिए, तो उसके साथ अगर आपका पैशन फॉलो हो रहा है तो उससे बेहतर चीज़ है ही नहीं जी। तो वो करने में मज़ा आता है। बिल्कुल, और हमारे जो बुग्याल हैं वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है, नेचर्स गार्डन है ये। सर, जिस तरीके से आपने अभी बात भी की और हम अपने इस कार्यक्रम में, जीवन शैली इस कार्यक्रम में साहसिक पर्यटन के विषय को हमने लिया है और इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि व्यक्ति अपनी जीवन शैली में, अपने लाइफ स्टाइल में साहसिक पर्यटन को किस तरह से इस चीज़ को ऐड कर सकता है, इसको जोड़ कर रख सकता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है फिजिकल एक्टिविटीज़ अब अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए। विश्वनाथ जी, जो मैंने शुरू में भी कहा था कि जो पर्यटन और साहसिक पर्यटन में बहुत अंतर नहीं है। बिल्कुल, हमारे यहाँ 4 धाम यात्रा होती है, बिल्कुल, तीर्थाटन यहाँ पर जो मुख्य पर्यटन है है जी। तो आपको ये जानकर बड़ा हैरानी होगी कि आप जिसको तीर्थाटन बोल रहे हैं, ये एक रूप में साहसिक तीर्थाटन ही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी क्योंकि बात। जो केदारनाथ जो है वो एक बहुत ऊंचाई पे है, 12,000 से ऊपर की ऊंचाई पे है। यमुनोत्री दूसरे नंबर पे है। आपके बद्रीनाथ केदारनाथ की जो हाइट है उसमें आना सामान्य लोगों के लिए आसान नहीं है। भारत के जो समुद्र के इलाके के लोग हैं, मैदानी इलाके के लोग हैं, तो वो एक रोमांच उठा के ही आ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आंकड़ा इस बार 50 लाख से भी ऊपर जाएगा। तो लोग अपने जीवन में ये जोखिम तीर्थाटन के रूप में या किसी भी रूप में ले रहे हैं और वो जब यहाँ आते हैं तो अगर कोई बद्रीनाथ जा रहा है तो वो ज़रूर चाहेगा कि वो जो है औली देखे, आसपास के इलाकों को देखे। केदारनाथ से आते हुए रुद्रप्रयाग में एक से एक सुंदर स्थान है। जब हम लोग एक केदारनाथ से बद्रीनाथ की तरफ जाते हैं तो इतना सुंदर वैली पड़ती है। अगर आप गंगोत्री की तरफ जाते हैं तो उत्तरकाशी के आगे हरसिल से लेकर के पूरी जो है प्रकृति की जो सुंदरता है, जो एडवेंचर टूरिज़्म के लिए जो इन्वाइट करती है, वो हमारे पास में है। और दूसरा ये भी है कि ये सब चीज़ें जो है एक वैश्विक आर्थिक उससे जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, भारत में लगभग 40 ऐसे स्थान हैं जो इंटरनेशनल हेरिटेज के रूप में डेवलप हो रहे हैं, विश्व विरासत के रूप में हो रहे हैं। तो जब कभी ये खबर पूरे विश्व में जाती है कि भी कौन सा उसमें क्या ऐसा हेरिटेज है जिसको देखने के लिए जो है पूरे देश के लोग हिंदुस्तान में आते हैं। जैसे ताजमहल है हमारे पास में, जो ये नंदा रिजर्व वो है, वो भी उसका पार्ट है जी। तो उसमें हमें इंटरनेशनल पहचान मिली हुई है जो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारी जो पर्यटन नीति है उसने जो लोक संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय फलक पे पहुंचाया हुआ है। बिल्कुल। और जैसे मैंने कहा कि भी तीर्थाटन में भी साहस का जोखिम है, क्योंकि पहले इतनी संख्या में लोग नहीं आते थे। जब ये पदयात्रा थी 1950 के आसपास, जो है आपको पीपल कोटी के आगे पैदल जाना पड़ता था, तब भी जोखिम था। और लेकिन आज जो है ये इतना सुगम हो गया है कि आप 10 दिन में जो है चारों धाम की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन ये चारों धाम चूँकि हिमालय में हैं तो इसमें जो है वो उसका समावेश है। दूसरा, हमने शुरू में भी कहा आपसे कि हमें अपनी मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत कॉशियस होने की ज़रूरत है। आज की जो हमारी जीवन शैली है, तो आपको पर्यटन की हॉबी को, इसको आप एडवेंचर टूरिज्म का ये मतलब नहीं कि आप जान को जोखिम में डाल रहे हैं। बिल्कुल, आप ये है कि आप रोमांच उठा रहे हैं। अपने आम जीवन से निकल के जब बाहर जाते हैं तो एक जोखिम तो होता ही है कि भी अच्छा होगा कि नहीं होगा, रहने की जगह, खाने पीने की जगह, उस हिसाब से। और दूसरा, जैसे ट्रैकिंग का है, ट्रैकिंग में आप जब ग्रुप के साथ में रहते हैं तो आपको एक दूसरों की जीवन शैली को समझने का मौका मिलता है। आप लोगों को आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। उसमें हो सकता है कि कोई दूसरे प्रांत के लोग हों तो बोली, भाषा, और हम उनके बारे में पूछते हैं, वो हमारे बारे में जानते हैं। आपकी बाइकिंग का है कि आप बाइक चला रहे हैं तो उसमें एक एडवेंचर का है कि आपको पूरा फिजिकल फिटनेस उसमें हो जाती है। जो पानी के खेल हैं आपकी, जो कैनाइन हो गया, राफ्टिंग हो गया, तो जो पानी में वैसे नहीं उतरते लेकिन एक पूरी अच्छी सुविधा के साथ में उतर सकते हैं। जैसे स्कूबा डाइविंग में है कि आप पानी के अंदर जा रहे हैं, आपके पास कुछ इस टाइप से यंत्र है कि आपको पानी के अंदर सांस लेने के लिए आपको आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और आप अंदर जाकर के उस जो पानी के अंदर की जो जीवन है उसके बारे में भी परिचय लेते हैं। उस इकोसिस्टम के बारे में भी पूरा जानकारी हो रहा है। आप जब टेरेस्ट्रियल एडवेंचर में होते हैं, आप फॉरेस्ट में जाते हैं तो वाइल्ड लाइफ के बारे में जानते हैं। तो ये जो इंटरेक्शन है आपको अपने नेचर के बारे में जानने का, तो ये साहसिक पर्यटन
तो है ही है भैया। आप अगर आप हमारे कॉर्बेट पार्क में आते हैं, आप वहाँ बाघ देखने के लिए आ रहे हैं, तो नेचुरली एक साहस आपको होना चाहिए कि आप हाथी से रूबरू होंगे, इससे होगा। तो ये अगर हम इस चीज़ शैली को अपने में अपनाएंगे नहीं तो शायद हम कहीं कुछ छोड़ रहे हैं अपने जीवन शैली में। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इससे जुड़ें, आप जो है अपने को जोड़ के रखें। जी अभिजीत, आप अगस्त मुनि, रुद्रप्रयाग और पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, तो वहाँ पर साहसिक पर्यटन, ये एडवेंचर टूरिज्म की क्या संभावना आपको नज़र आती है और वहाँ पर आप किस तरह के कार्य कर रहे हैं? देखिए उस जगह पे तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। अगर आपने नाम सुना होगा चोपता का, तो चोपता पूरे उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे भारत के लोग, भारत से ही लोग वहाँ पे हर वीकेंड पहुँच जाते हैं। एक तो बहुत सुगम हो गया, अब रोड अच्छी हो गया, तो आप ऋषिकेश से एक दिन में चोपता पहुँच लेते हैं। उसके बाद आप तुंगनाथ ट्रैक कर सकते हैं, चंद्रशिला कर सकते हैं। चोपता केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पड़ता है, जो कि पूरे इंडिया की वन ऑफ द रिचेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहाँ पे आपको मोनाल दिखता है, आपका गोल्डन ईगल हो गया, आपका हिमालयन ग्रिफन वल्चर हो गया, आपका लामर गाय हो गया, आपका रेड हेडेड वल्चर। ये बहुत ही रेयर एनिमल्स हैं, ये बहुत ही रेयर। और लोगों के अंदर निश्चित रूप से रहता है, रोमांच भी रहता है कि हम वहाँ पर जाएं और इन चीज़ों को देखें। जी बिल्कुल। देखो मोनाल है, जैसे मोनाल गोल्डन ईगल का एक शिकार है, तो बहुत ही रेयर साइटिंग होती है जब गोल्डन ईगल मोनाल को उठा के ले आता है, तो वो एक रोमांची है। बट उसके लिए आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा जहाँ पे आपका लेपर्ड्स का खतरा है, जैसे सरने का, वो भी एक साहसिक पर्यटन है। बिल्कुल। बट ये सॉफ्ट एडवेंचर टूरिज्म में आ जाता है, जो बर्ड वॉचिंग है या जो छोटी ट्रैकिंग हो रही है, ये उसमें आ जाता है। तो हमारे रुद्रप्रयाग क्षेत्र में या और भी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। केदारनाथ की आप बात करेंगे तो मयाली पास, वहाँ से एक ट्रैक निकलता है। सिर्फ तीर्थाटन के अलग होके भी आप वासुकी ताल कर सकते हैं, आप चौराबाड़ी ग्लेशियर जा सकते हैं, आप पवाली काठा करके एक बहुत सुंदर बुग्याल है, आप उधर जा सकते हैं। चोपता तो है ही, मैंने आपको बताया। मधमहेश्वर है, मधमहेश्वर से आगे आपका, अगर आप, मैं ना कहूँ कि द टफेस्ट, बट वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक्स है नंदीकुंड, घिया विनायक पास। वो पुरानी पंच केदार यात्रा होती थी, जो मधमहेश्वर से आप नंदीकुंड होते हुए कल्पेश्वर निकल रहे हैं। तो ये सब रुद्रप्रयाग चमोली में ही घूम के आता है। और यहाँ पे बहुत चीज़ें हम करते हैं। मेरे मोस्टली हम लोग तुंगनाथ बहुत ट्रैक कराते हैं, तो वहाँ पे जैसे ही आप जाते हैं तो ऑब्वियसली आपका इकोनॉमी स्ट्रांग होगा। आप जब वहाँ जाएंगे तो आप बाहर से लोग नहीं लाएंगे, आप वहीं पे जाएंगे, वहीं के लोगों को एज ए कुक रखेंगे या गाइड हम उनको ले जाते हैं। तो जब अगर आप 5-6 दिन का ट्रैक कर रहे हैं तो आप बेस पे नहीं रहते हैं, आप ऑब्वियसली पहाड़ पे ही जा रहे हैं, वहीं पे आप टेंट पिच कर रहे हैं, वहीं पे आप सब चीज़ कर रहे हैं। तो अगर आप जा रहे हैं तो आप इकोनॉमी बूस्ट स्वतः ही हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को लेके जा रहे हैं। तो ऐसी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे क्षेत्र में जो आगे बढ़ रही हैं। अभी पिछले कुछ सालों से तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। जी, और लोग जो छुट्टियां मनाने आते हैं वो निश्चित रूप से पहाड़ की संस्कृति को भी देखते हैं और यहाँ से साहसिक पर्यटन करके जाते हैं, तो निश्चित रूप से रोमांच से भर जाते हैं। जी, कल्चरल एक्सचेंज है। देखो कल्चरल एक्सचेंज है, सर ने भी बोला कि अगर कोई साउथ से एक इंसान आ रहा है, केरला से कोई आ रहा है, अगर उत्तराखंड आ रहा है, उसने ये चीज़ पहले कभी नहीं देखी, उसने पठाल के घर पहले कभी नहीं देखे, उसने मिट्टी का चूल्हा पहले कभी नहीं देखा, उसने ये घर ही नहीं देखे जहाँ पे मिट्टी से लेपा पोती करके, इतने आप देखो कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी हमारे उस टाइम पे कि वो ठंड में गर्म होते हैं और गर्म में ठंड होते हैं। जी, जो चीज़ें देखी ही नहीं कभी, तो वो ये चीज़ देखता है तो उसके लिए बहुत नया है। ऐसे ही जब हमारे लोग उस साइड जाएंगे तो वो भी नया चीज़ मिलता है। तो कल्चरल एक्सचेंज में बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है अगर आप एडवेंचर टूरिज्म की बात करें, क्योंकि जब यहाँ पे आ रहे हैं लोग तो 1-2 दिन के लिए नहीं आते हैं। एडवेंचर टूरिज्म का मतलब ही है कि आप हफ्ता भर लगा के आ रहे हैं। बिल्कुल। हफ्ते भर के बाद थकान होती है तो आप चाहते हैं एक अच्छे पहाड़ी होम स्टे में रुकें, तो वो कल्चरल एक्सचेंज भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। इसीलिए उत्तराखंड भी अब आज की डेट पे बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गया, तो लोग आना बहुत पसंद कर रहे हैं। और साहसिक पर्यटन से जैसे कि आपने जोड़ा भी इसे कि संस्कृति का आदान प्रदान भी है। सर, उत्तराखंड में रोमांच के शौकीन पर्यटकों के लिए अपार संभावनाएं हैं, जैसे कि हम लगातार इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अपनी ही इस विषय का जो हमारा भाग है, साहसिक पर्यटन व चुनौतियां। तो चुनौतियां क्या है? हाँ। इस पर आप विस्तृत रूप से जरा हमें जानकारी प्रदान करें। बिल्कुल बिल्कुल। जो है अभी अभिजीत बता रहे थे कि हमारा जो है फलक इतना बड़ा है उत्तराखंड का, तो अगर हमें अपनी संस्कृति का परिचय देना है तो निश्चित रूप से हमारे गाइड इतने सक्षम होने चाहिए कि उनको हमारी संस्कृति की जानकारी अच्छी हो। बिल्कुल। और यहाँ मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। पिछले साल हम लोग जो है बद्रीनाथ से जो है हम लोग सतोपंथ की यात्रा पे थे और हमारे साथ जो है एक 60+ हमारे मित्र और भी थे जी। तो जो टीम हमें बद्रीनाथ से ले गई इस रूट पे, तो उन पोर्टर थे, उनके अधिकतर लोग जो थे, एक उनके पास जो गाइड के रूप में हमारे साथ चल रहे थे, उनका ये था कि वो करीब 10 बार उस रूट पे जा चुके हैं जी। तो जब हम लोग पहले लक्ष्मी वन जो हमारा पहला स्टे था, वहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर बद्रीनाथ से, तो उसमें हम रुके।
तो हमारे जो साथी जो देहरादून से गए थे जी। उनका सांस फूलना शुरू हो गया उनको, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की वो कम होती है। तो मुझे पहली बार पता चला कि जो हमारे साथ चल रहे हैं उसमें कोई मेडिकल हेल्प नाम की चीज़ नहीं थी। तो ये बहुत ऐसा रिस्क हमें नहीं उठाना चाहिए। जो एजेंसियां चला रहे हैं उनके साथ में मेडिकल गाइड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ऑक्सीजन की कमी होती है, जो वहाँ रात को जो बिताने में जो आपको परेशानी होने वाली है, वो उसको आपको उनको अच्छे से बताना ज़रूरी है। या उनको अगर, क्योंकि जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है जैसे केदारनाथ में है, तो आप वहाँ ज़्यादा देर नहीं सो सकते। कोई सोचे मैं 8 घंटे सो जाऊँगा, पॉसिबल नहीं है। तो एडवेंचर तो वहाँ है, जो भी केदारनाथ जाता है, जैसे मैंने पहले कहा कि हाइट है तो सब कुछ है, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको निपटने के लिए क्या है। जैसे अभी हमारे सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं रखी हैं चारधाम यात्रा में, लेकिन जो हम साइड के ट्रैक्स में जा रहे हैं, जहाँ हम उनको एक हाइट पे ले जाते हैं, तो वहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई वैसी सुविधाएं नहीं है, तो उस जो ये अरेंज कर रहे हैं उनको मेडिकल हेल्प रखना बहुत ज़रूरी है। उनका जो इसीलिए जो है उनका जो गाइड होता है, उसके बाद रेस्क्यू के पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए। और जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि जो हमारा नेशनल बोर्ड ऑफ एडवेंचर टूरिज़्म है, तो वो ये सब ट्रेनिंग करा रहा है, तो उनको ये रखना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग जो है हम किसी की जान से नहीं खेल सकते। आप किसी को ट्रैकिंग कराने ले जा रहे हैं, ऐसे रिमोट में ले जाएं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, या उसको टाइम पे हम उसको वो दवाइयाँ नहीं है या कुछ नहीं है, तो ये मेरा कहना है कि इस जब तक हम ये वाली सुविधाओं के नहीं देंगे, तो अब तक हम खाली पब्लिसिटी कर दें कि आइए बहुत अच्छा है, तो कभी हमारे लिए ये दिक्कत हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है कि टीम में जो है हर मेडिकल एक्सपर्ट भी उसमें होना चाहिए, क्योंकि ये तभी हमें अच्छी सी वो पड़ेगा। दूसरा, जो आर्थिक संसाधनों की बात हो रही है कि वो जो ये यूनिट करेंगे, तो जो गढ़वाल मंडल विकास निगम है, कुमाऊं मंडल विकास निगम है, उनको जैसे जो यूथ हैं जो उसमें आ रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि सब सारे काम जैसे हमारे पर्यटन नीति में बहुत साफ है कि सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी, सारे स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेंगे, तो प्राइवेट सेक्टर को उसमें लाना है, लोकल कम्युनिटी को उसमें इन्वॉल्व करना है। तो उसके लिए संसाधन जो हैं वो यही एजेंसियां दे सकती हैं, तो उनको थोड़ा लिबरल होना चाहिए। अगर उनको कुछ बैंकों को भी अगर कुछ शॉर्ट टर्म के लिए उनको लोन देना है सीसी लिमिट के रूप में, तो वो इनको दें ताकि ये एडवेंचर टूरिज्म प्रमोट हो, और ये एक हमारे आर्थिकी का बहुत बड़ा हिस्सा बनेगा। ये बहुत संभावना हमारे पास। निश्चित रूप से रिसोर्सेज को, संसाधनों को बढ़ाने की भी जरूरत है, सावधानी भी जरूरत है। बिल्कुल, जैसा राफ्टिंग में भी है, राफ्टिंग में जो घटनाएं रिस्क केस वगैरह में हो रही है, तो ये होना नहीं चाहिए, बिल्कुल जीरो उस पर होना चाहिए कि किसी को कैजुअलिटी नहीं होगी। कोई राफ्टिंग करने रिस्क केस में आएगा तो कोई ऐसी कोई घटना नहीं होना चाहिए। इसकी बिल्कुल भले खाली जैकेट पहना दें, वो उससे नहीं है, उनको किसी की लाइफ जाने नहीं चाहिए। बिल्कुल। अभिजीत, बिल्कुल मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। हाँ। अभिजीत, आप इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो चुनौतियां क्या क्या हैं साहसिक पर्यटन? देखो, सर ने एक बहुत अच्छी चीज़ कही सर कि आप बद्रीनाथ से जा रहे थे सतोपन, तो सांस फूलने वाला जो प्रकरण है, ये बेसिकली इसको माउंटेन सिकनेस बोलते हैं टेक्नोलॉजी टर्म में। जैसे केदारनाथ भी है, गौरीकुंड आपका 6000 फीट की हाइट पे है, केदारनाथ आपका ऑलमोस्ट 12000 चले जाता है। जो इंजीनियरिंग माउंटेनिंग फाउंडेशन है वो कहता ही है कि 1000 फीट से ज़्यादा पसंद नहीं करते, बट हमारे हिमालयाज़ में लैक ऑफ वाटर सोर्सेज हैं, कैंप साइट्स की वो होती है। अगर हम ट्रैकिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो कई बार हम उस चीज़ को 99% अवॉइड करके हम पुश करते हैं खुद को, तो वहाँ पे माउंटेन सिकनेस होने का बड़ा चांस होता है। मोस्टली उनके लिए जो सी लेवल से आ रहे हैं, जो 0 फीट से एकदम 10-11 हज़ार फीट पे जाते हैं, तो वो होता है। उसमें भी एक चीज़ है कि ऑक्सीजन लेवल कम होता है, ऑक्सीजन लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है, सैचुरेशन डाउन हो जाता है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो अगर सी लेवल पे मॉलिक्यूल्स इतने कॉम्पैक्ट हैं तो हाई ऑल्टीट्यूड पे मॉलिक्यूल्स स्कैटर्ड हो जाते हैं। स्कैटर्ड होने की वजह से हमको दिक्कत होता है कि हम सांस लेने में हमारा वो होता है। नहीं तो अगर आप नॉर्मल एक्लिमेटाइजेशन प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, या आप उस जगह से आ रहे हैं, या जैसे लोग बोलते भी हैं कि पहाड़ियों में लंग्स थोड़े से बड़े होते हैं, शेरपास के और थोड़े से बड़े होते हैं, तो वो उस जगह से हैबिचुअल है। अगर कोई नया आएगा तो उसको टाइम लगता है, एक्लिमेटाइजेशन प्रोसेस होता है जो 72 घंटों का होता है, बट मोस्टली जब आप ट्रैकिंग के लिए आते हैं तो इतना टाइम होता नहीं है। तो उसके लिए आपके साथ जो गाइड जा रहा है या ट्रैक लीडर जा रहा है वो मेडिकली ट्रेंड होना चाहिए, उसको एक से एक पता होना चाहिए। देखो, सॉल्यूशन बात की बात है, उसको पता होना चाहिए प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता, अब आजकल तो हर कोई पैरासीटामोल खिला दो, तो वो भी चीज़ नहीं, आपको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ हो रहा है। जैसे अगर जाओ तो प्रॉपर ऑक्सीमीटर चेक होने चाहिए, आपके पास एक मेडिकल किट होना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से। और जब भी हम इस तरह की पर्यटन से जुड़े, साहसिक पर्यटन से जुड़े, तो सावधानी जरूर है। आप दोनों ही विशेषज्ञों ने, आप हमारे साथ शामिल हुए, इस विषय पर आपने बातचीत की, आप दोनों का मैं धन्यवाद। बहुत तो दर्शकों, ये था जीवन शैली कार्यक्रम जिसमें आज हमने साहसिक पर्यटन व चुनौतियों पर बातचीत
बातचीत की। उम्मीद है आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।